हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट्स आपको कवर करा रहे हैं। तो उस संबंध में हम एक बुक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और दूसरी बुक हमने स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम 9 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिए, इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आने वाले समय में आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए रेगुलर स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10। पहला सेक्शन हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ के लिए यूज किया जाता है कंट का कीर्ण। ठीक है, कंट का कीर्ण। इसके अलावा इसमें जो और शब्द हैं वो भी देख लेते हैं। कुचैला कौन होता है? जो गंदा कपड़ा पहने हो उसे बोलते हैं कुचैला। बात करें कंटक, तो कंटक बोला जाता है कार्य में आने वाली बाधा को। इसके अलावा विकीर्ण, विकीर्ण आपको पता ही होगा, जो फैलता है, ठीक है, चारों ओर बिखरा हुआ, उसको बोला जाता है विकीर्ण। परित्यक्ता भी देखिए शब्द ये बहुत आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए शब्द वाक्यों में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए यूज किया जाता है परित्यक्ता। इसके अलावा देखिए, अगर वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसे क्या बोला जाता है? सिंपल है, विधवा। और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? सधवा। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति हो उसे क्या बोलते हैं? पुरंधरी। याद रखिएगा, पुरंधरी। और एक बार मैंने आपको बताया था, ऐसी स्त्री जिसके ना तो पुत्र हो ना पति हो उसको क्या बोला जाता है? अवीरा। ठीक है, अवीरा। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे बोला जाता है परकिया। ठीक है, परकिया। कहां पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, याद रखिएगा। अगला, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अगर बात करें सतर्कता तो इसका क्या होगा? मुस्तैद या मुस्तैदी, ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम गद्यांश को। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था तथा अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में आज हम जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो उसके विरुद्ध हम आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं प्रश्नों की। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होता है आपका? प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन ए। तो ये वाक्यांश में एक शब्द से आपसे पूछ भी सकता है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो इसमें मुख्य रूप से यही बात की गई है, जो महात्मा गांधी ने लीडरशिप की उस समय राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके का था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या क्या उस समय देश के सामने समस्याएं थी, हम अपनी बात नहीं रख सकते थे। ठीक है, कोई खराब कानून आ जाता था तो उसके खिलाफ हम आवाज भी नहीं उठा सकते थे। आगे, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्षता से अगर भारतीय सेंस में देखेंगे तो किसी भी धर्म में कोई हस्तक्षेप ना करना। नहीं, माफ कीजिए, भारतीय सेंस में देखेंगे तो सभी धर्मों का आदर करना, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबरी से माना जाता है। नॉन इंटरफेरेंस का जिक्र जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिमी देश इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि वो धर्म में इंटरफियर ही नहीं करते। भारत में आपने देखा होगा, अगर कुछ लीगल वगैरह होता है धर्मों के माध्यम से तो उसमें कानून आपका इंटरफियर कर देता है। तो यहाँ पर सभी धर्मों का आदर, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ माना जाता है। सभी धर्मों के लिए सरकार
कोई वैसे सरकार की तरफ से तो कोई हमारे यहाँ रिलीजन घोषित नहीं है, सरकार का या राज्य का कोई भी रिलीजन नहीं होता, लेकिन जितने भी धर्म है उन सभी का बराबरी से आदर किया जाता है। ये हमारा ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन पश्चिम में क्या होता है, नॉन इंटरफेरेंस, मतलब धर्म में वहां हस्तक्षेप किया ही नहीं जाता। आगे, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसको कैसे माना जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए सभी वर्ग जातियों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी जो होगा वो सबसे सही होगा, नर नारियों, आपने पूरा पैसेज पढ़ा ही है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जानई, सो काफिर बेपीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है। ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न आता रहता है। प्रतीप अलंकार इसमें से किससे संबंधित है? तो ये उपमा अलंकार से संबंधित है। क्यों? देखिए, इसे बिल्कुल उपमा अलंकार का अपोजिट माना जाता है, उल्टा माना जाता है। ठीक है। परमानंद में समास है, परम आनंद। तो यहां पर आपका देखिए क्या है, कर्मधारय समास है। आनंद कैसा है? परम है, यानी परम है जो आनंद। तो आनंद की विशेषता बताई गई है। आनंद एक हुआ नॉर्मल शब्द, लेकिन परम आनंद यानी बहुत ही ज्यादा आनंद। तो यहां पर विशेषण विशेष्य का आपका बोध हो रहा है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखते हैं। अन्वय होता है आपका अनु प्लस अ, तो उ और आ इसमें ही आ रहा है, तो यही आपका देखिए स्वर संधि का एग्जाम्पल है पहला ही। बात करें किंचित की, तो किंचित में किम प्लस चित, तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तद्रुप, तद प्लस रूप, तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। नीरस, निह प्लस रस, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन ए। विद्यालय भी इसी की तरह होता है, विद्या प्लस आलय, उसमें भी दीर्घ स्वर संधि ही होती है। पो प्लस अन किस स्वर संधि का मैंने आपको बताया था? पो प्लस अन, न प्लस अन यानी नयन, पावन, ये जितने भी हैं ये अयादि स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है। अय, आय, अव, आव, इसको बीच में आपको इस तरीके से दिखाई देगा, पव अन, ठीक है, नयन। आगे, सूर्योदय शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? सूर्य प्लस उदय, तो इसमें कौन सी आपकी संधि है? आपको ए और औ की मात्रा अगर बीच में दिखाई दे, मैंने बताया था कौन सी संधि होती है, तो इसमें गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, गुण स्वर संधि। हम बचपन में वहां जाता रहा, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, या एक मिनट, मैं बचपन में वहां जाता रहा। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है, मैं बचपन में वहां जाता रहा। हम तो आपका बहुवचन के लिए यूज हो गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो हमें अशुद्ध है चुनना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो एक गुलाब की माला कैसे बनेगी आप खुद सोचिए। तो इसमें ऑर्डर थोड़ा सा गलत है, गुलाब की एक माला खरीद लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, तो इसमें सबसे आपका सही सेंटेंस कौन सा है? वो है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, वापस लौटे, वापस और लौटे, वापस और लौटे, तो वापस और लौटे आपका एक साथ नहीं आएगा, वन से लौटे आपका ठीक है। ठीक है, जैसे आपने एक कल मैंने बताया था आपको सेंटेंस क्या था कि मैं अपनी सैलरी का या मैं अपनी तनख्वाह का अधिकांश भाग खर्च कर देता हूं, तो अधिकांश के साथ भाग नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अधिक में ही आपका अंश छुपा हुआ है। इसी तरीके का ये है, वापस के साथ आपका लौटे, लौटना मतलब कहीं से आना ही होता है वापस। अगला, आंखें भर आना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ होता है आपका आंसू आ जाना, ऑप्शन ए। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका घबरा जाना। ठीक है, ऑप्शन सी, घबरा जाना। अंधों में काना राजा, मतलब जो आपका कह सकते हैं कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। घाट घाट का पानी पीना, तो जिसे अनेक क्षेत्रों का अनुभव हो, ऑप्शन ए। देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देव का विलोम क्या होगा आपका? दानव। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? तो परिश्रम का क्या होगा? विश्राम, ऑप्शन बी। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंख का है आपका अक्षी। ठीक है, आगे चंचला किसका होता है? ये हमने बात की थी, चंचला होता है आपका विद्युत का या बिजली का।
इक्षु किसका पर्यायवाची है आपका? बाण का। ठीक है, याद रखिएगा बाण का। बाण का नाराज था, शर था, शिलीमुख था, विशिख था, ये सारे नाराज किसके थे? बिजली के पर्यायवाची थे, ये हमने बात की थी। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऋतुपति का है आपका बसंत। आगे, फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? जो शब्द आपका तनुजा है, तो तनुजा आपका पुत्री या बेटी के लिए यूज किया जाता है, बाकी सारे आपके फूल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो साफ आपको दिख रहा है, जो अग्नि शब्द है ये आग का तत्सम शब्द है। इसकी तरह एक अग्नि जिसमें आप आग वाग जलाते हैं, क्या कहते हैं उसे? अंगीठी। अंगीठी का क्या होता है? अग्निष्ठिका। याद रखिएगा, अंगीठी का अग्निष्ठिका। एक अटारी का बहुत पूछता है, अटारी का होता है आपका अट्टालिका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो तत्सम इसमें से क्या होगा आपका? साफ आपको दिख रहा होगा, जो पहला ही शब्द है कारण, ये आपका तत्सम है। लोहे का क्या होता है आपका? लौह। दूध का दुग्ध। बंदर का वानर। ढीठ का तत्सम शब्द क्या है आपका? धृष्ट। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, 3 टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आरओ एआरओ वाला जो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है उसमें जाकर आप 3 टॉपिक मैंने बनाए हैं। विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव। इसके लगभग 1000 क्वेश्चन हमने 3 वीडियोस में डिस्कस किए हैं, वो आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता हिंदी में आपका उन 3 टॉपिक से तो आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा, उसमें लगभग हर तरीके का प्रश्न हमने कवर किया है, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न, मैं आपको आंसर बता देता हूं। 31वें का आंसर है आपका डी। ठीक है, 32वां, 32वें का आंसर है आपका बी, त्रिभुज। 33वां, इसका आंसर है आपका डी। पहले आप इसको देख लीजिए आराम से। 33वें का आंसर है आपका डी। 34वां, 34वें का आंसर है आपका सी। आइसक्रीम उमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। 35वां, इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला 36वां, इसका आंसर है ऑप्शन बी, VEA 28 वाला, ऑप्शन बी। 37वां, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए सी से आगे है लेकिन डी से पीछे है। 38वां, इसका आंसर है सी, MNK। तो इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए पहले। अगला 39वां, वेन डायग्राम वाला जो प्रश्न है, 39वें का आंसर है आपका बी। 40वां, इसका आंसर है ऑप्शन ए। यानी बी। 41वां, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 42वां देखते हैं। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो इसका क्या होगा आपका? वेल। तो कैसे अलग है? बाकी सारे आपके अंडे देते हैं, वेल जो है आपका स्तनपाई है, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। समरूप जोड़ा ज्ञात करें, अनुलग्नक कम करना, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रफुल्लित गंभीर। वेन डायग्राम वाले का जो आंसर है 44वें का, वो है ऑप्शन ए। और 45वें की अगर बात करें तो 45वें का आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सामान्य जानकारी वाला सेक्शन देखते हैं। केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है? तो किसके लिए कही गई है? कपास की फसल के लिए। ठीक है, तो कपास की फसल के लिए। कपास कौन सी मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है? तो काली मिट्टी में, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जानते हैं? रेगुर के नाम से इसे जानते हैं। इसे सेल्फ प्लगिंग नेचर वाली मिट्टी भी बोलते हैं, मतलब स्वतः कृष्य मिट्टी भी इसे बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब थोड़ा ड्राई सीजन आता है तो इसमें काफी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसा लगता है इसको खोद दिया गया है। तो स्वतः कृष्य नेचर या सेल्फ प्लगिंग नेचर इसका होता है, तो इसलिए काफी फेमस है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के जो डेक्कन प्लेट्यू वाला हमारा रीजन है, बसाल्टिक लावा वाला, वहां पर ये मिलती है। कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती है, कुछ हमें गुजरात के क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि जो हमारी महाराष्ट्र और गुजरात वाली बेल्ट है वो पूरी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। आगे
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर ऊपर वाले में अगर देखें, धान का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में कौन है? वेस्ट बंगाल। गेहूं का कौन है? उत्तर प्रदेश। गेहूं खाद्यान्न के उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में नंबर 1 पर ही रहता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ओडिसी उड़ीसा का डांस है, ठीक है। केरल का कथकली है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश का कथक है, याद रखिएगा, कथकली और कथक थोड़ा सेम ही लगता है। और केरल में इसके अलावा एक और होता है, बता देता हूं, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। भरतनाट्यम ये गलत है आपका, ये नहीं होता। भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। मैंने पूरी हिस्ट्री की आपको बता दी थी। जो साउथ इंडिया में देवदासी ट्रेडिशन है, यानी भगवान की दासियां, जो मंडप वगैरह में कीर्तन के समय वहां पर डांस होता था, तो टेम्पल से एसोसिएटेड ये डांस माना जाता है और सबसे पुराना माना जाता है। कहा भी जाता है कि इसको क्रिएट किसने किया है, इसकी रचना किसने की है? जो नाट्य शास्त्र है जिन्होंने लिखा है, भरत मुनि ने, उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। तो भरत प्लस नाट्य, तो भरत मुनि के नाम से ही ये निकला हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम जो है वो भरत मुनि के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। तो देवदासी ट्रेडिशन से संबंधित है। इनके सबके नाम भी मैंने आपको सबके बता दिए थे कि कौन कौन किसका फेमस डांसर है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल नृत्य आपका कौन सा है? याद रखिए, कथक। इसके अलावा एक देखिए, राजस्थान में काफी फेमस एक डांस होता है, आपने देखा होगा, आग वगैरह के चारों तरफ ज्यादातर वो रात में परफॉर्म करते हैं, कालबेलिया डांस। कालबेलिया एक सपेरों की कम्युनिटी है राजस्थान की। तो कालबेलिया डांस आपका राजस्थान में है। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल लिस्ट होती है उसमें भी कालबेलिया आपका शामिल है। किसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब? 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। सुभाष चंद्र बोस जी का आपको पता ही होगा, सबसे पहला तो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो कौन से कांग्रेस सेशन में ये अध्यक्ष रहे हैं? तो सबसे पहले 1938 के गुजरात का एक हरिपुरा सेशन था, वहां पर सबसे पहले ये अध्यक्ष बनते हैं। इनकी अध्यक्षता में क्या होता है? नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, ठीक है। कांग्रेस के चेयरपर्सन, कांग्रेस के अध्यक्ष ये होते हैं उस साल। और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। फिर 1939 में दोबारा से ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं त्रिपुरी में। अब देखिए, त्रिपुरी एक बार पूछ लिया था कि त्रिपुरी आखिर है कहां पर? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित है। और इसमें हुआ था एक त्रिपुरी क्राइसिस या त्रिपुरी संकट। क्यों? देखिए, यहाँ पर क्योंकि आपको पता है जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये थोड़े से सोशलिस्टिक आइडिया वाले थे, समाजवादी आइडिया वाले थे। जवाहरलाल नेहरू तो थोड़ा सा कहा भी जाता है कि मतलब गांधी जी से थोड़ी सी अपोजिट इनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। आप उनके अगर नारे भी सुनेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और गांधी जी का थोड़ा सा मॉडरेट नेचर था, अहिंसा पर ज्यादा बिलीव गांधी जी करते थे। तो 1939 में क्या होता है? गांधी जी के एक समर्थित कैंडिडेट होते हैं पट्टाभी सीतारमैया, उनको सुभाष चंद्र बोस जी हरा देते हैं। तो फिर गांधी जी के द्वारा एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये मेरी अपनी हार है। पट्टाभी सीतारमैया की हार को वो अपनी हार मानते हैं। इसीलिए जो सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं, ये सम्मान के रूप में वो पद खाली कर देते हैं। लेकिन देखिए, जब पद खाली होता है तो पट्टाभी सीतारमैया जी अध्यक्ष नहीं बनते, तब बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष। और जब ये पद छोड़ देते हैं, इसके बाद 1939 में ये एक अपनी पार्टी की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके अलावा देखिए 1941 में ये चले जाते हैं बर्लिन। बर्लिन में ये इंडियन लीजन की स्थापना करते हैं। तो अगर आपसे पूछे इंडियन लीजन किससे संबंधित है, वो भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इंडियन नेशनल आर्मी आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी है, द इंडियन स्ट्रगल, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बहुत फेमस और किताब है, द स्प्रिंगिंग टाइगर, इसको याद रखिएगा, द स्प्रिंगिंग टाइगर। इसको लिखा है ह्यू टोए ने, HUGHTOYE, ह्यू टोए ने इस किताब को लिखा है। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ज्यादातर यही फैक्ट्स आपके बनते हैं। हाँ, एक बार पूछ लिया था जन्म इनका कहां पर हुआ है? जन्म इनका उड़ीसा के कटक में हुआ था। बाकी तात्या टोपे के बारे में हमने कल बात करी थी। रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। और कहां पर इनको फांसी दी गई थी? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न इनसे बनते रहते हैं। तो सबसे पहले तो वही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, जिसको हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका बॉम्ब फेंका था उसके लिए, लेकिन इनको नहीं, मेन जो हुआ था इनको, जो सॉन्डर्स की आपका प्लानिंग थी डेथ की, ठीक है, सॉन्डर्स की जो डेथ हुई थी उसके लिए काफी ज्यादा इनको क्रिटिसाइज किया गया था। और जो ये सॉन्डर्स की डेथ थी, इसको बोला जाता है लाहौर कंस्पिरेसी केस, ठीक है। और इसके बारे में देखिए, आपको पता ही होगा, इनकी कोई गलती नहीं थी। गलती से इनको सॉन्डर्स को ये क्या समझ लेते हैं? जेम्स स्कॉट। तो एक्चुअल में जेम्स स्कॉट होते कौन है? आपको पता है, जब साइमन कमीशन 1927-28 में भारत आता है, उसके विरोध में भारत में साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और अलग अलग जगह पर
आंदोलन चल रहा होता है। तो उसी में उसके दौरान जब आंदोलन चल रहा होता है तो जो लाला लाजपत राय जी होते हैं उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं और उनकी इस लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो ये जेम्स स्कॉट जो होता है ये यही ब्रिटिश ऑफिसर होता है जो इस लाठी चार्ज का ऑर्डर देता है। तो गलती से सॉन्डर्स को ये जेम्स स्कॉट समझ लेते हैं और सॉन्डर्स की इसमें मृत्यु हो जाती है। फिर इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट में ये कह दिया जाता है कि जो हीनस क्राइम्स में या बहुत हम कह सकते हैं कि जघन्य अपराध में जेल में है उनको आजाद नहीं किया जाएगा, बाकी सारे राजनीतिक कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा। और उसमें यह कहा गया था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इसलिए गांधी जो भगत सिंह जी होते हैं, सुखदेव और राजगुरु को इसमें फांसी दी जाती है लाहौर कंस्पिरेसी केस में। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। लाला लाजपत राय जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो पूछ लेता है कि मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेजी सरकार के भारत में शासन में आखिरी कील साबित होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय जी का है। लाला लाजपत राय जी को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय के बारे में पूछ लेता है, इन्होंने एक बार कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन होता है जो खिलाफत आंदोलन होता है, उसको कांग्रेस के एक तरह से इश्यूज में इंक्लूड किया जाता है। तो एक बार इन्होंने 1920 में स्पेशल सेशन में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में माना है? तो आपका जो क्लियर एनवायरनमेंट है या साफ एनवायरनमेंट है उसको किस में माना है? तो आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत उन्होंने इसको माना है। अगला, इसी के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी भी आपका आता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो पुट्टू स्वामी वाला जजमेंट आया था वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बात करें समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें एक बहुत ज्यादा पूछ लेता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 में उसकी बात की जाती है। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी बात की जाती है कि 14 साल से कम के बच्चों को आप फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं रख सकते और फोर्स लेबर वगैरह आप नहीं करा सकते। इस तरीके की बात शोषण वालों में की जाती है। अनुच्छेद 24 में याद रखिएगा 14 साल की उम्र उसमें बताई गई है कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चों के आप, इसलिए फैक्ट्रियों के बाहर आपने देखा भी होगा लिखा रहता है कि 14 साल से कम के उम्र के बच्चों का प्रवेश वर्जित है। ज्यादातर फैक्ट्रीज के बाहर इस तरीके की लाइन लिखी रहती है। अगला, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो बहुत सारी हमें हड़प्पन सील्स मिली हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, ठीक है, लोथल से और चान्हूदारो से, रोपड़ से। अभी फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें देखिए एक जो सील है पशुपति की, उससे यह प्रश्न बना था। ठीक है, जो पशुपति सील है जिसको प्रोटो शिवा की सील भी बोला जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय डायरेक्टर जनरल थे, उनको वो सील मिली थी एक्सकेवेशन के दौरान। तो उसमें गाय का आपको कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा। मैं फोटो दिखा देता हूं, हाथी, गैंडा, बाघ, आपको उसको सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है देखिए वो सील जिसके ऊपर ये प्रश्न पूरा बना है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये रहा आपका टाइगर, ये है आपका एलिफेंट, ये है आपका एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, या हम्ड बुल आप इसको दूसरा बोल सकते हैं, एक हम्ड बुल का भी चिन्ह दिखता है। तो इस तरीके के देखिए चारों जानवर आपको मिलेंगे, लेकिन गाय इसमें कहीं भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न थोड़ा सा इससे और बनता है कि जो हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, वो कहां से मिली है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इंग्लिश में बोला जाता है उसे डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। ब्रॉन्ज या कांसे की बनी हुई है और कौन से मेथड से वो बनाई गई थी? पैट का प्रश्न है, तो वो बनाई गई थी लॉस्ट वैक्स मेथड से। ठीक है, ढलवा जो मोम होता है आपका, मोम की ढलाई एक होती है लॉस्ट वैक्स मेथड, उसके द्वारा उसको बनाया गया था। तो गाय का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। वो फोटोज मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो उसमें आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया। यह कौन सी दो बड़ी प्लेटों के दबाव का नतीजा था? तो अगर हम यहाँ पर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्की देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एनाटोलिया वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एनाटोलिया हो गया और ये हो गया आपका अरेबियन। तो ये अरेबियन प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट, ये पूरा यूरोप है, ये आपका अरेबियन प्लेट है। तो ये अरेबियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने का नतीजा था जो सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था। तो आपका ये वाला जो है अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये वाला ऑप्शन इसका सबसे अच्छा होगा। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा? ये पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन डी। होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कावेरी नदी पर ये स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी आपके पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। सॉरी, माफ कीजिए, मैंने कृष्णा पर लगा दिया, माफ कीजिए, ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है।
कावेरी नदी की देखिए मैंने आपको पूरी ट्रिब्यूटरीज वगैरह बताई थी कि कावेरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी पूर्व की तरफ बहती है। कहां से निकलती है मैंने बता दिया, वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, माफ कीजिए तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, दूसरी कृष्णा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। दूसरी सबसे लंबी जो नदी है वो कृष्णा है, तीसरी सबसे लंबी नदी आपकी कावेरी है। अब बात करें अगर कावेरी की, तो इसकी सहायक नदियां मैं आपको बता देता हूं, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, और जो इसके सीधे हाथ पर मिलती हैं, और जो अगर लेफ्ट बैंक की बात करें तो वो है हरंगी, हेमवती, शिमशा और अकरावती। ये सारे आपकी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, या उल्टी जो बाहिने तरफ से सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है और इसके ऊपर आपका होगेनक्कल जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है, तो भांगड़ा पंजाब का है। बिहू आपका गलत है, देखिए भोगली बिहू तो फेस्टिवल आपका असम में होता है, तो असम से ये संबंधित है। बाकी बाउल पंजाब से है, डांडिया गुजरात से संबंधित है। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन से कौन आपका लाभान्वित होता है, तो ये सिंपल रिपीटेड प्रश्न है। जो लेंडर होता है, सॉरी, तो इसमें जो देनदार होता है, जिसको देना होता है पैसा वापस, वो इसमें ज्यादातर फायदे में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है जिसमें मैक्सिमम आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है आपके बिहार में। बिहार में 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर की आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेकंड रैंक किसकी है, वेस्ट बंगाल की, जिसमें कितना है 1028 के आसपास। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना है 829। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एवरेज है वो है 382। अगला, जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो लाल दवा इसको हिंदी में बोला जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑप्शन बी। और स्विमिंग पूल वगैरह की सफाई के लिए क्या मिलाया जाता है, आपका क्लोरीन। अगला, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन FITUR किस देश में जनवरी 2023 में शुरू हुई, तो ये स्पेन के मैड्रिड में शुरू हुई। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ही स्थित है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहां पर है, डायमंड हार्बर आपका कोलकाता में स्थित है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला, 15 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल अभी तक नहीं है, तो इसका क्या सही आंसर होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काउंसिल की बात कर रहा है, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, 1969। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने प्रस्तुत किया था, तो इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इसकी बात की गई थी दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी जी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला भी जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी आते रहते हैं। किताब का नाम मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बात करें कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के ये लगभग 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। कब कब, 1886 में, फिर 1893 में, और फिर 1906 में, याद रखिएगा। और सबसे पहले 1906 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये भी इनसे एक फैक्ट और बनता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे। लिबरल पार्टी से ये फिंसबरी में 1892 में जनरल इलेक्शन जीते थे और पहले ब्रिटिश इंडियन MP बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, 1892 में। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एक तो देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है ये, आज आपका वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व मच्छर दिवस आज ही है, क्योंकि आज ही डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो मलेरिया जिससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज इनके द्वारा आज की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में आज ये मनाया जाता है। बात करें मलेरिया की, तो मैंने बता ही दिया, फीमेल एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम मेन रूप से इसका कारक होता है। कौन सा हमारा पार्ट इफेक्ट होता है, प्लीहा या तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये इससे इफेक्ट होता है। बात करें मलेरिया से संबंधित पहला आपका कह सकते हैं अप्रूव्ड वैक्सीन कौन सा है, तो वो है मॉस्क्विरिक्स।
ठीक है, मॉस्क्यूरियस उसका नाम है। अगर उसका दूसरा नाम पूछे तो RTS, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा भी हाल ही में ऑक्सफोर्ड का एक जो हम कह सकते हैं वैक्सीन है, वो काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में है, क्योंकि घाना दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ऑक्सफोर्ड के इस मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है। इसका नाम है R21 या फिर मैट्रिक्स एम। याद रखिएगा, R21 या मैट्रिक्स एम, या ऑक्सफोर्ड का एक मलेरिया से संबंधित वैक्सीन है। तो दोनों वैक्सीन आप याद रखिएगा। प्लीहा तिल्ली इससे ज्यादातर अफेक्ट होते हैं। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। भारत के किस राज्य में श्री अन्न का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो थोड़ा ड्राई एरियाज में होता है, तब राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, राजस्थान। अगला कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है आपका? जो रिमोट है ये कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये हमने पहले ही देख किया हुआ है। ऑप्शन बी। ई गवर्नेंस क्या है? तो आपका आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो गवर्नेंस है, इसमें आपका जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इसका यूज किया जाता है कार्य को सुगम बनाने के लिए। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग को आउटपुट डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्युष IITM में स्थापित किया गया है, तो ये कहां पर है आपका? ये है पुणे में। ठीक है, मैंने देखिए परसों कम्युनिटी में पूरी लिस्ट डाली थी, तो टॉप के 5 के अभी जो भारत के सुपर कंप्यूटर हैं वो चर्चा में है, तो वो जाकर आप देख लीजिएगा। काफी बढ़िया उसमें फैक्ट्स हैं, तो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण, ये इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो क्या है आपका? मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ये भी आता रहता है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो होगा ए। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है? तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? ये आपका मेगाबाइट। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कीबोर्ड के कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? एंटर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? विजुअल बेसिक। ऑप्शन डी। अगला, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं डेडलॉक। ऑप्शन सी। अगला, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो 2, 3 और 4। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। हड़प्पा स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजरात में कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है? लोथल। हरियाणा में कौन सी है? बनावली। राजस्थान में कालीबंगा। और कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। गुजरात किसके लिए फेमस है? गुजरात गोदीबाड़ा के लिए फेमस है। गुजरात में एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। धौलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है? धौलावीरा में हमें वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जैसे बाकी सब हड़प्पा के शहर 2 भागों में बटे हुए थे, जो धौलावीरा शहर है वो इसका एक अपवाद है। धौलावीरा शहर 3 भागों में बटा हुआ था।
उत्तर प्रदेश के किस बर्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो किसको मिला है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है? तो यमुना एक्सप्रेस वे आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें से कुछ मिलियन सिटीज भी हैं आपकी जिनकी 10 लाख की पॉपुलेशन है। तो इसमें अगर सही ऑर्डर आपका क्या है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। 85वां, तो प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम कहां पर होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद जो ऑप्शन है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी क्यों इंपॉर्टेंट है? बनारस के अभी 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। कौन कौन से? आदमचीनी चावल, रामनगरवा भाटा, बनारसी पान और इसके अलावा बनारसी लंगड़ा आम। इन चारों को अभी जीआई टैग दिया गया है। 10 साल के लिए वैलिड होता है। जीआई गुड्स एंड रजिस्ट्री है चेन्नई में, उसके तहत ये दिया जाता है। एक एक्ट आया था 1999 में, उसके तहत ये प्रदान किया जाता है। 10 साल के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? तो यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की नेटिव प्रजाति है ये, लेकिन जब भारत में इसको लाया गया शुरू में तो काफी यूजफुल रहा, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि ये वाटर लेवल को बहुत नीचे कर देता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी। जो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 स्टेट्स का ये जॉइंट एफर्ट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछ लिया था, उसमें एक ऑप्शन हरियाणा भी था। आपसे पूछा था कि किन 3 राज्यों का ये एफर्ट है, तो हरियाणा उसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? गेहूं का है। ठीक है, खाद्यान्न फसलों का तो है ही, गन्ने का भी है और आलू का भी है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आपका प्रतापगढ़। अब देखते हैं। दशावतार मंदिर गुप्त वंश का मंदिर है जो कि ईंटों से बना हुआ था। यह आपके दशावतार मंदिर झांसी में है। इसके साथ साथ देखिए 2 मंदिरों की बहुत इंपॉर्टेंट खोज की गई है। एक तो दशावतार मंदिर है, दूसरा है भीतरगांव का मंदिर। ये दोनों गुप्त वंश के मंदिर माने जाते हैं, गुप्त काल के मंदिर। भीतरगांव जो है वो आपका कानपुर के पास स्थित है। इसके अलावा बात करें बाबा सोमनाथ का मंदिर, ये आपका देवरिया में स्थित है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर ये फर्रुखाबाद में स्थित है और वराह भगवान का मंदिर ये एटा जनपद में स्थित है। तो मिला लीजिए, आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला देखते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरा आपको बांदा जिले में देखने के लिए थोड़ा बहुत मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपका हापुड़ जो है सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, जब इसका यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा? संस्कृत संस्थान के द्वारा। और अभी 2021 का जो पुरस्कार है वो मार्च 2023 में दिया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को। ठीक है, 2021 का पुरस्कार है लेकिन मार्च 2023 में मिला है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो आपका 5 वर्ष का। अगला, ग्राम पंचायत कौन से अधिनियम से आए हैं? आपके 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 का। इसके तहत आपके ग्राम पंचायतों का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है और पूरे इंडिया में ही किया गया है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? अनुच्छेद 243। कौन कौन से भाग इससे जोड़े गए? भाग 9 और भाग 9 का इससे जोड़े गए। अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई? 11वीं और 12वीं अनुसूची इससे संविधान में जोड़ी गई। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है कब से कब तक? तो देखिए जून में तो आपका सबसे पहले कहां पर आती है? केरल में आता है। उसके बाद जून के 4th वीक तक आते आते उत्तर प्रदेश में मानसून का ऑनसेट हो जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंज ने इसका शिलान्यास किया है। उस समय यही वायसरॉय थे। मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की है। जो शिलान्यास किया था वो लॉर्ड हार्डिंग ने किया है। उत्तर प्रदेश में किस जिले से ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं? तो हमीरपुर से हमें ग्रेफाइट के प्रमाण देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। आपका एक अर्जुन बांध नहर परियोजना थी, एक बार प्रश्न आया था कि अर्जुन बांध नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला आपका अर्जुन बांध नहर परियोजना से लाभान्वित होता है। तो यही हमारे सारे 100 प्रश्न थे जो उत्तर इस प्रैक्टिस सेट में थे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे अभी 5 और प्रैक्टिस सेट हैं जो हम आने वाले 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे, उसके बाद आप आराम से अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।